कमेंट्स शेयर कर दीजिए मैम। स्टार्ट। ओके। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोने एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो है कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो भाई हाल ही में आपने देखा है कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले एसएससी जीडी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, है ना। उसके बाद अपने रेलवे के एग्जाम्स को देखेंगे और अगर अपने पास रेलवे की भी नोटिफिकेशन आ जाती है तो फिर हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो अभी विवेक सर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर के आए थे जिसमें कि सर ने एग्जाम के पैटर्न के बदलाव के बारे में आप लोगों को बताया था, साथ ही एज के बारे में भी बताया था और कितनी एग्जाम को क्लियर करने में यानी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ड्यूरेशन आप लोगों को दी गई है, कितने मिनट्स की दी गई है, वह भी आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो आप सभी ने वह सेशन देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वह देख लीजिएगा। क्लास के बाद विवेक सर आप लोगों के लिए 10 मिनट का एक नोटिफिकेशन लाए थे जिसमें कि सर ने बाकी चीजें सभी आप लोगों को टोटली एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ में बताई हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जब आपको एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम को फॉर्म फिल करते हैं, है ना, तो आपको ये सभी चीजों का बारे में पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने पैटर्न से आने वाले हैं। बाकी इस बार के बारे में याद रखिएगा, इस बार एसएससी जीडी में आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 20 आपके मैथ के होंगे, 20 आपके रीजनिंग के होंगे और 20 ही आपके जनरल नॉलेज में जनरल साइंस भी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा, ये आपके रहेंगे और 20 ही क्वेश्चंस आपके हिंदी के रहेंगे। ठीक है, तो मे बी आप लोगों ने सभी ने देख लिया है। एक बार जरा मुझे बताएंगे एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आप सभी ने देख ली है? लाइव सुनो, चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट से। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए। चलिए आंसर कीजिएगा, आवाज कम आ रही है। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हाँ भाई ध्यान रखिएगा आप सभी जरा यहाँ पर कि 29 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर रात 8 बजे यानी कि कल के दिन आप सभी को मिशन वर्दी टीम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो आप सभी 29 अक्टूबर को चलिए ठीक है, तो आप सभी 29 अक्टूबर रात 8 बजे मिशन वर्दी टीम से जुड़ना ना भूलें सभी स्टूडेंट। ठीक है, अब जल्दी से भी क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग जरा आंसर करना यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाना जाता था? अच्छा, क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्लास में हम लोग अपने सेशन के अंदर आपके संपूर्ण जीके को कवर करते हुए चलेंगे, है ना, जिसमें कि हम लोग अपने हिस्ट्री के फैक्ट, इकोनॉमिक्स के फैक्ट और ज्योग्राफी के फैक्ट को, है ना, और साथ ही करंट अफेयर्स के फैक्ट को, जो स्टार्टिंग वाले फैक्ट है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे रुको, जैसे कि आप लोगों का फैक्ट वाले होते हैं कि आपसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो वह सभी को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अब जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? मिलिंद की। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिलिंद। मिलिंद की बात कर लेते हैं। तो आपने मिलिंद पन्हो के बारे में सुना होगा। मिलिंद पन्हो याद है किसी को? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो की है, यह एक बुक है जिसके अंदर जो नागार्जुन जो कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहा है, इसके और मिलिंद के बीच की जो वार्तालाप रही है, जिसमें कि जो बौद्ध भिक्षुक था, है ना, उसने मिलिंद के क्वेश्चंस का आंसर किया था, जिसमें कि इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि शिक्षा है उनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। तो इनकी जो वार्तालाप रही है ना, जो कम्युनिकेशन रहा है, वह इस बुक के अंदर है। तो कभी कभी आप लोगों से यही पूछ लिया जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। द नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? जी सुनील, हमने सोचा है और टारगेट बना करके चल रहे हैं, करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र की बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है? जी रहने क्लास में से लेट हो, बट हाँ क्लास लेट शुरू हुई है। साथ ही सभी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन देख लेंगे। क्लास के तुरंत बाद ही
विवेक सर एक छोटा सा नोटिफिकेशन किया है 9:50 का, 10 मिनट का है, उसमें जाकर के सभी चीजों को देख लेना एक बार डिटेल से आप लोग। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर? क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? यह किस धर्म से संबंधित है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, कल्पसूत्र की बात करते हैं तो यह जैन धर्म से संबंधित है। और यदि मैं त्रिपिटक की बात करूं तो त्रिपिटक यह किस धर्म से संबंधित है? आंसर कीजिए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण एक तरह से यानी कि इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, शरीर का त्याग, यानी कि यह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है वर्मा। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन पे, क्या हो जाएगा भाई हमारा? बताएंगे कहां पर? यदि इनसे संबंधित कुछ स्थान है, जैसे कि इनके जन्म की बात की जाए तो लुम्बिनी है ना, जो कि वर्तमान समय में यह स्थान कहां पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी के वन में इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो बोध गया, ठीक है, बोध गया में जो कि बिहार में है, यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहली बार जो कि इन्होंने उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और शरीर का त्याग कहां पर? कुशीनगर में किया था, जो कि कहां पर है? प्रेजेंट टाइम में यह उत्तर प्रदेश में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? आंसर कीजिएगा। यदि हम कुल अपनी तटीय सीमा की बात करते हैं, तटीय सीमा, तो भारत की कितनी तटीय सीमा है? 7516.16 किलोमीटर की हमारी तटीय सीमा है, जिसमें की सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी जो कि तटीय सीमा है, यह किस राज्य की है? तो यह है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की है, लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी तटीय सीमा, ठीक है। यदि मैं सबसे कम की बात करूं तटीय सीमा में किस राज्य की है, तो यह है गोवा राज्य की, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही अंडमान निकोबार की तटीय सीमा भी याद रखना, 1900 किलोमीटर के आसपास है, जो कि गुजरात से भी लंबी इसकी तटीय सीमा है, ठीक है। और भारत की अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अच्छा ये बताइए कि सेकंड नंबर पर लॉन्गेस्ट जो कि कोस्टल लाइन है, यह किस राज्य की है? सेकंड नंबर पर कोस्टल लाइन जो है वह किस राज्य की है, ये आपको बताना है। दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं पीके ऑनलाइन। जी बिल्कुल, एक बार ना आप क्या कीजिएगा, एसएससी जीडी के लिए शाम 5 बजे एक बार चेक कर लीजिएगा टाइम। शाम 5 बजे में भी विवेक सर नोटिफिकेशन लेकर के आ रहे हैं। बाकी सर ने जो 10 मिनट का इवेंट किया है उस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या इंप्रूव उसमें चाहते हैं एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन में, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर बिल्कुल हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और हम हमेशा आप लोग के साथ में रहे हैं, तो अभी भी रहेंगे, सो डोंट वरी। चलिए अजीत, ओके चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन पर भी, क्या अपना आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा, बताएंगे। चलिए, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? हम बात कर लेते हैं अपनी मानक समय रेखा, पृथ्वी है, यह आपकी 0 से 0 देशांतर रेखा जा रही है, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जोन, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमारे भारत का जो कि समय का अंतर है, यहाँ पे अगर आपके 12 PM होंगे तो हमारे यहाँ का जो समय है वह 5:30 PM रहेगा, शाम के 5:30 बजे, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है GMT से हमारा IST का। और भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, जिससे कि समय लिया गया है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से जो कि कर्क रेखा जा रही है और साथ ही मानक रेखा जा रही है, यह दोनों जो कि सिर्फ एक राज्य से दोनों होकर के गुजरती है, वह छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां से कि दोनों रेखाएं, कर्क रेखा भी और जो कि हमारी IST है, मतलब कि यहाँ पर अपनी इंडियन स्टैंडर्ड ये टाइम जोन है, यह आपका होकर के गुजरता है। बाकी प्रॉपर जो समय लिया गया है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यह भारत में जो कि यहाँ पर अपना अरुणाचल प्रदेश है इसका और गुजरात का, इनके बीच का जो कि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, इसको यह कवर करता है,
ठीक है। अदरवाइज अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 6 बजे सूरज दिखाई पड़ता है तो गुजरात में 8 बजे सूरज दिखाई पड़ता था। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस था और इसी समय को कवर किया गया है इस 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह आपको बताना है। इकोनॉमिक सर्वे जो कि है भाई, यह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यह आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे जल्दी से भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल पवन, चले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है और वर्तमान समय में हमारे वित्त मंत्रालय को कौन संभाल रही है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। इनकी अगर बात करते हैं तो पूर्णकालिक यानी कि पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर का पदभार संभालने वाली पहली महिला है। बाकी इनसे पहले इसका एडिशनल 4 संभाल चुकी हैं कौन, इंदिरा गांधी। देन नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए क्या आंसर हमारा रहेगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चंस की जो कि शुरुआत है ना एसएससी जीडी के लिए, हम लोग बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे करके चलिए आंसर कीजिएगा क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। किसने प्रतिपादित किया है, किसने किया है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का जो कि सिद्धांत है कि एक वो थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि जब छोटे प्लांट खा लिए थे जिराफ ने, फिर वह पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को होता ना कि आपने कभी पेड़ से कुछ ना कुछ आम से कुछ ना कुछ तोड़े होंगे, है ना, तो उसके लिए हम लोगों की हाइट कम पड़ जाती थी तो हम लोग ऊंचा किया, कभी कभी घर में किचन से कुछ उठाना है तो हम लोग छलांग लगाते थे ना। तो उनका कहना रहा है चार्ल्स डार्विन का कि जो ये जिराफ की जो गर्दन विकसित हुई है ना वह इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने ट्राई किया था कि यह पेड़ों की निचली पत्तियों को खा सकें। तो उनके कहने का मतलब है कि जिस चीज में आप ज्यादा जोर देते हो, है ना, उसमें आपकी वृद्धि होती चली जाती है जो कहीं ना कहीं तक प्रेजेंट टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई भी करती है। जिराफ वाला डार्विन, जी बिल्कुल। क्वेश्चन है कि किगाली संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, यह आपको बताना है। कहाँ जाना है जो जल्दी जल्दी कराया जाएगा। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा। यदि हम किगाली संशोधन की बात करते हैं तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत में किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि है भाई यह कनाडा शहर में हुआ था। कहां पर, कनाडा शहर में। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, आप लोगों को सही का चयन कीजिए। एक तरफ आप लोगों को कुछ फोर्ट या केव्स यानी कि स्मारक जो रहे हैं, मोन्यूमेंट्स जो रहे हैं, स्मारक के नाम दिए गए हैं यहाँ पे और उनके सामने की वह किस राज्य में है ये आपको दिया गया है। आपको इन दोनों में से सही का चयन करना है और फिर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे रहेगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में, क्या भी अपना आंसर हमारा रहेगा। जी बिल्कुल, ये क्लास आपकी 10 बजे शुरू हो जाती है और डेली आप लोग सुबह 10 बजे क्लास से जुड़ जाया किया कीजिए। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यदि हम गिंगी किला की बात करते हैं तो यह कहाँ है, यह है तमिलनाडु में। अजंता एलोरा गुफाएं, इन्होंने कहा है कि यह मध्य प्रदेश में है जबकि यह औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र, ठीक है। इवन इनकी अगर बात करें तो भारत की विश्व धरोहर स्थल का यह हिस्सा भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इन्होंने सिर्फ ए वाला हमें सही दिया हुआ था, सेकंड वाला सही नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, बताएंगे। भारत में सबसे कम, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यह बिहार राज्य का है जहां पर कि 1106 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है वह 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे
रह रहे लोगों की संख्या पर निकाला जाता है, लोगों की संख्या पर निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पे कि 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा है दिल्ली का। ठीक है, और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है अंडमान निकोबार का। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। इसके साथ ही भी जिन्होंने अभी तक एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और साथ ही 29 अक्टूबर यानी कि कल रात में 29 अक्टूबर कल रात 8 बजे एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिशन वर्दी, ठीक है, मिशन वर्दी सेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और साथ ही एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बैच चलाया जा रहा है। क्वेश्चन है कि 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा मीत, चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से भी। क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। और देखो, आप लोग जब कभी किसी एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप पढ़ाई क्लास में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें जो आपके सामने नई निकल के आती है ना, उनको आप लोग लिखा किया करो। ठीक है, लिखा किया करो, क्योंकि क्लास में तो आपको लगता है कि मुझे आगे मैं इसको भूलूंगा नहीं, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप ऑप्शन के थ्रू आप आंसर करते हो, जिसमें कि आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेवाड़ी। साथ ही अगर हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो ये क्या है? जो कि ग्रीन एनर्जी है। यह है कि ऊर्जा का इस तरह से उत्पादन करना कि जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, एक तरह से एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली रहे, तो इसके लिए इसे हरित ऊर्जा का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्थायी लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी डैश है, क्या है बताएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट पर जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वह कैसा होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर रहता है, या हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, या फिर राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, या राष्ट्रीय आय से कम रहता है? बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन पे आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। खुर्शीद नगर। ओके पंकु, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय आय के बराबर रहेगा, यानी कि नेशनल इनकम के क्या हो जाएगा? यह है बराबर। ठीक है, इकोनॉमिक्स सेशन से ना ज्यादातर आपके जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जीडीपी हुआ, एनएनपी हुआ, है ना, इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में एक बार इनके फॉर्मूलाज को देख लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भाग लिया? मीराबाई चानू की बात करें तो भाई यह है मणिपुर राज्य की रहने वाली है। मीराबाई सेखोम इनका पूरा नाम है, मीराबाई सेखोम चानू इनका पूरा नाम है। और यह वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, यानी कि भारत तोलन, हिंदी में क्या कहा जाता है? भारत तोलन कहा जाता है, इससे यह बिलोंग करती है। और इस बार जो कि टोक्यो ओलंपिक हुए थे भाई, जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम हुए थे, तो इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है, जो कि अभी तक का भारत तोलन का हाईएस्ट मेडल है। हमने भारत ने भारत तोलन इवेंट में ओलंपिक में 2 पदक जीते हुए हैं। सबसे पहला 2000 में सिडनी में जीता था किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, जो कि भारत की सबसे पहली महिला है जिन्होंने कि ओलंपिक में पहला पदक जीता था। और भारत तोलन का दूसरा पदक जीता है मीराबाई चानू ने, और इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, ओलंपिक में भी इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता था। और इस बार जो कि कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, कहाँ हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम? बताओगे आप लोग मुझे एक बार, इस बार के 2022 के, इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 49 किलोग्राम की कैटेगरी में ही। इसका मतलब होता है
कि जो खिलाड़ी रहेगा ना, भारोत्तोलन में अलग अलग कैटेगरी में होता है ना, उसमें होता है कि उस खिलाड़ी का वेट कितना होना चाहिए। तो मीराबाई चानू जो की है, इनका 49 किलोग्राम वेट है, और उसमें फिर वह ज्यादा से ज्यादा कितना भार उठा सकते हैं, इस तरह का इवेंट इसमें होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम हुए, इनमें सबसे पहला जो गोल्ड जीता था, एक होता है ना खाता खोला गया गोल्ड से, उस खाते में गोल्ड से जो ओपनिंग करी थी वह मीराबाई चानू ने करी थी इस बार। और इस बार की कॉमनवेल्थ गेम आपके बर्मिंघम, यानी कि जो कि इंग्लैंड का यह एक शहर है, यहाँ पर किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार रूस का स्थान क्या है। रूस और यूक्रेन के वॉर चलने की वजह से रूस और यूक्रेन जो की है यह काफी चर्चा में रहते हैं। तो आपको जरा बताना है यहाँ पर कि रूस की जो रैंक रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वह कितनी रही है। साथ ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है। ठीक है, इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आया, फिर से पहले स्थान पर फिनलैंड देश आया है। और यदि हम भारत की रैंक की बात करें तो रूस की, जिनका आंसर 80 है, वो बिल्कुल सही है। चलिए एक और पॉइंट आप लोगों को ये बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि लेटेस्ट वाले इंडेक्स है 2022 वाली, इसमें भारत की रैंक क्या है। वैसे ही मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग कितने खुशहाली में हम कितने स्थान पर आ गए हैं, आंसर कीजिएगा। ये जो कि खुशहाली रिपोर्ट एक जारी की जाती है, हैप्पीनेस इंडेक्स, यह जारी की जाती है एजुकेशन को लेकर के, हमारे प्रशासन व्यवस्था को लेकर के, है ना, साथ ही हेल्थ की, अपनी हेल्थ को लेकर के हमारे यहाँ पर कितने अच्छे से सुविधा जो है हमें दी जा रही है हेल्थ से संबंधित, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट को लेकर के यह जारी की जाती है। हम कितने खुश हो चुके हैं। चलिए बिल्कुल सही, हम 136वीं रैंक पर हैं। देख रहे हो कितनी खराब रैंक है, टॉप 100 में भी नहीं है हम लोग। ठीक है, टॉप 100 में भी नहीं है, उससे बाहर ही है। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करवाई जा रही है, फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। अच्छा, डेनमार्क फर्स्ट पे कब आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। डेनमार्क फर्स्ट पे कब आया, ये जो डेनमार्क वाले बोल रहे हैं डेनमार्क फर्स्ट पर कब आया। हाँ, सबसे लास्ट वाले का भी याद रखना। सबसे लास्ट यानी कि सबसे दुखी देश की बात करेंगे तो वह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश यानी कि सबसे लास्ट रैंक पर आया है इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द देश संविधान से लिए गए हैं। तो किससे लिए गए हैं, यह लिए गए हैं फ्रांस देश से। ठीक है, और किस तरह से हमें अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, यानी कि कर्तव्य लिए गए हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं हमारी, सॉरी ये रूस नहीं है स्पेन है, ये लिए गए हैं आपके रूस से, मुझे लगा कि रूस लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिए गए हैं। द नेक्स्ट है कि सेरिंगपट्टनम की संधि का हस्ताक्षर करने के साथ एंग्लो मैसूर युद्ध का कौन सा संस्करण समाप्त हुआ था। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं, बोर्ड पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिस समय एक्सप्लेन करती हूँ बस एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया करो, बाकी यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं हो रहा है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर कीजिए फटाफट से, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन में फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था कि फोर्थ हुआ था। और कल से क्लास का समय याद है ना, कल से आप लोगों को क्लास में किस समय पर आना है, क्लास में आप लोगों को किस समय पर आना है। चलिए सेकंड नंबर का कि थर्ड नंबर का, इसके साथ ही याद रखिएगा कि यह जो संधि है यह 1792 में हुई थी, जिसके तहत में तीसरे नंबर का जो कि वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर, यह समाप्त हुआ था। ये जो वॉर चल रहा था एंग्लो मैसूर वॉर, एक तरफ तो थे ब्रिटिश एक साइड पर, ठीक है, एक तरफ तो यह थे, दूसरी साइड में जो इनके समक्ष
थे वह थे जो कि हैदराबाद के निजाम थे, है ना, मराठा एम्पायर, और साथ ही टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यह दूसरी साइड थी। तो इनके मध्य में एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि है वह आपका चल रहा था। याद रखिएगा 1792 में यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह वाला थर्ड नंबर का जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? टॉम ऑफ हुमायूं कहाँ स्थित है? भारत की जो कि 40 विश्व धरोहर स्थल है उनका हिस्सा है एक हुमायूं का मकबरा। और ताजमहल को अगर हम इंक्लूड ना करें ऐसा टॉम के फॉर्म में, वैसे खैर वह टॉम ही है ताजमहल भी, तो यह एक मकबरा है जो कि भारत की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। साथ ही इसकी बात करें तो इसकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने ही इसका निर्माण करवाया है, इसके मकबरे का। ठीक है, चारबाग की शैली का सबसे पहला जो कि एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिला है वह हुमायूं के मकबरे में मिला है। और इसका जो मकबरा है वह कहाँ पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। मुगल एम्परर का यह दूसरे नंबर का शासक रहा है, यानी कि अकबर के पिताश्री हुमायूं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यह आपको बताना है। अच्छा, ओके, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो कि सबसे लंबी सीमा भी बनाता है, 2200 किलोमीटर की सीमा यह बनाता है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? यहाँ पे असम राज्य जो कि इससे अपनी सीमा साझा करता है। फिर मेघालय राज्य, उसके बाद दोबारा से फिर असम राज्य ही सीमा टच करता है, और फिर आ जाता है त्रिपुरा राज्य, और फिर मिजोरम राज्य। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हैं जो कि इससे अपनी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि पुराने मैप के अकॉर्डिंग आपकी 4096 किलोमीटर है, और नए मैप के अकॉर्डिंग यह है आपकी सीमा दी गई है 4156 किलोमीटर की दी गई है। ठीक है, और इसमें अगर ये भी सीमा टच करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, नागालैंड नहीं करता। नागालैंड सिर्फ एक देश से अपनी सीमा बनाता है, और जो कि है कौन सा? म्यांमार, है ना, यह सबसे साइड में है बिल्कुल, जो कि म्यांमार से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नीलम, ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पहले पहले आप लोग पढ़ाई मत करो, है ना, सबसे पहले पीडीएफ रख लिया करो अपने पास में, इकट्ठी कर लो पीडीएफ। प्राची जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैंने दोनों के बारे में इसलिए बताया है कि नए मैप के अकॉर्डिंग आप याद रख सके, और हो सकता है जरूरी नहीं है कि नई ही सीमा आपको दी जाए, पुरानी भी दे सकते हैं, तो दोनों के बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? द नेक्स्ट बताना है क्या हो जाएगा। हेरोडोट्स किस देश का था? और हेरोडोट्स किसी को पता है ये व्यक्ति कौन है? हेरोडोट्स ये किस लिए जाना जाता है? यह इतिहास में किस लिए जाना जाता है बताइए। साथ ही इसकी बात करते हैं तो यह ग्रीक देश का है। बताइए, आपने हेरोडोट्स का नाम सुना है? हेरोडोट्स का नाम सुना है? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो, इसके नाम में डॉट्स आया हुआ है ना, डॉट डॉट। तो भाई इतिहास जो है वह कड़ियों को जोड़ जोड़ करके ही बनाया गया है। हमारे जो इतिहासकार ने ये जो थ्योरीज लिखी हैं, जो बुक्स लिखी हैं जिसमें कि इन्होंने इतिहास को लिखा है, तो वह कड़ियों को जोड़ जोड़ करके ही तो लिखा है, यानी कि डॉट डॉट को जोड़ करके हमारा इतिहास बना है। तो इस तरह से आप डॉट को ना हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स। क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? बताइए, तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? आंसर करेंगे। इतिहास का जनक, बिल्कुल सही। हिस्टोरिका, बिल्कुल सही कहा। ये प्राची, हाँ बिल्कुल सही आंसर भी। वाह, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाफट से। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तात्या टोपे इनका एज अ निकनेम, जैसे घर में होता है आप सभी का, है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? किस टीम ने जीता था? ठीक है, उप विजेता टीम। ठीक है, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप के बारे में बताना है। साथ ही आपको पर्पल
पर्पल कैप के बारे में बताना है, किसको दी गई थी, और संस्करण यानी कि एडिशन इस बार का कौन से नंबर का रहा था। फटाफट से बेसिक से क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए। वैसे भी हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। कल वाला फाइनल में देखना भूल गई, वैसे इंडिया नहीं जीता होगा कल का, है ना। चलिए, T20 मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके भी बारे में ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान का, भारत का सबसे पहला वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो उसमें भारत ने जीत हासिल की थी। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। फटाफट से क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। उपविजेता, ओके राजस्थान, बिल्कुल सही है। जल्दी से, कल का मैंने लास्ट स्कोर नहीं देखा। हाँ इंडिया, वैसे वो लग ही रहा था कि इंडिया ये जीतेंगी, क्योंकि 22 रन पे 2 विकेट हो चुके थे नीदरलैंड के ना। चलिए, कल भी नीदरलैंड का और भारत का मैच रहा था T20 में, जिसमें कि इंडिया ने मैच जीता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में अब जल्दी से। आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। IPL 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम कौन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात में किस टीम ने जीता था, तो गुजरात टाइटंस ने जीता था। उप विजेता कौन, राजस्थान रॉयल्स। क्या हो जाएगा, राजस्थान की टीम उप विजेता रही थी। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किसे दी गई थी, जल्दी से बताओ। इस बार जो इसका एडिशन हुआ था वह 15th नंबर का हुआ था, जो कि टाटा ग्रुप्स ने, टाटा ग्रुप्स के द्वारा इसका संस्करण किया गया था, और 2023 वाला संस्करण भी यही करेंगे। हाँ कल पाकिस्तान का भी मैच था, लेकिन मैंने तो इंडिया का और नीदरलैंड का ही स्कोर देखा था। चलिए आंसर कीजिएगा। बटलर, जॉस बटलर, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यदि हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉस बटलर। और पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। T20 मैच चल रहा है, तो जिन्हें मैच नहीं भी पसंद है तो एक बार अपडेट रहिएगा, चीजों को देखते रहिएगा, तो आपको ना लाइव स्कोर से याद रहेगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अच्छा, बाहर हो चुका है पाकिस्तान, तो आप लोगों के तो खुशी के पुल बंद गए होंगे। एक खुशी तो तभी हो जाती है ना जब पाकिस्तान की टीम कोई हरा देती है इंडिया की टीम, और बाहर निकल जाए तो उसके बाद तो, अच्छा मैंने देखा नहीं था ये पाकिस्तान की टीम ही बाहर हो, दूसरा मैच भी इसका मतलब हार गए वो लोग। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट आंसर क्या हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से भाई अपने आंसर के बारे में बताएंगे। क्या आंसर रहेगा। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को दी गई थी, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है ना उस सीजन में IPL के, उसे पर्पल कैप दी जाती है। 27 विकेट लिए थे इस बार यजुवेंद्र चहल ने। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो गंगा नदी का भी है, यमुना नदी का भी है, गोदावरी नदी का भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, कहाँ से है, मानसरोवर की, यहाँ से मानसरोवर, जो मानसरोवर झील है ना, और ये कहाँ पर है मानसरोवर झील, ये है तिब्बत में। वैसे तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो लगभग जो इसकी लंबाई है वह लगभग में याद रखना 3000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत में 960 किलोमीटर की दूरी ही यह तय करती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम कौन से हैं। तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलुंग तसांगपो कहा जाता है तिब्बत में। ठीक है, उसके बाद जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तब दिहांग या फिर सियांग के नाम से जाना जाता है। फिर जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और लोहित नदी मिल जाती है, तब उस समय ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इन्हें जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब इनके साथ में गंगा नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में, तब इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इतने सभी जो उपनाम है वह ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। साथ ही वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है माजुली द्वीप, वह भी ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, असम राज्य में। सबसे छोटा जो द्वीप बनता है, नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप वर्ल्ड का, उमानंद, वह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना किस वर्ष कार्य करना शुरू किया। साथ ही त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, 3 टियर,
3 टीयर का मतलब क्या है बताओगे? हाँ, ये सभी नाम ना याद रखना, ये जनरली बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके तुरंत। और आप लोग जब अच्छे से, यानी कि भाई देखो डीपली स्टडी करना भी जरूरी है, लेकिन जब आप गहराइयों में उतरते हो तो आप ऊपर फ्रंट वाली चीजें भूल जाते हो, इसलिए बेसिक पॉइंट का हमेशा रिवीजन करते हुए चलना चाहिए। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, बताएंगे फटाफट से, क्या आंसर यहाँ पे अपना रहेगा, बताएंगे आप लोग क्या अपना आंसर भाई रहेगा? 3 अच्छा, की योजना की कार्य की शुरुआत कब की गई थी? 1959 में, बिल्कुल। इसको जरा देखना, गांधी जी चाहते थे कि जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है उसी तरह से गांव का भी विकास होना चाहिए। जिस तरह से सिस्टमैटिक चीजें चलती हैं शहरों में उसी तरह से गांव में भी चलनी चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी की डेथ है ना, जो कि 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको विचार आया कि भाई गांधी जी का सपना सच करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी का जो गठन है वह 1957 में किया गया था। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, जो कि रिपोर्ट है वह दी इन्होंने 1958 में, जिसमें कि इन्होंने 3 टीयर सिस्टम के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, है ना, गांव लेवल पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिला परिषद का गठन किया जाएगा। इन तीनों के गठन को, चलिए इन तीनों के गठन को लेकर के कहा गया था 3 टीयर सिस्टम, ठीक है, जो कि सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। और यह कहां पर लागू किया गया था? सबसे पहला राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। और 11 अक्टूबर को लागू किया गया था कहां पर? आंध्र प्रदेश में, दूसरी बार, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, इससे पहले याद रखना भाई 29 अक्टूबर का आपको भूलना नहीं है। मिशन वर्दी वाले स्टूडेंट्स को 29 अक्टूबर यानी कि कल का दिन, आज 28 अक्टूबर है, कल 29 अक्टूबर है, रात 8 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भाई प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, किस राज्य से है ये आपको बताना है। उम्मीद सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं आपकी। सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। हाँ, बातें करने के लिए आप लोगों को ये बताओ यूट्यूब की क्लास ही मिलती है क्या? और अगर आप इतनी बातें करते हो तो फिर आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप तो बातें करते हो। तो बताएंगे जल्दी से क्या अपना आंसर रहेगा? क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा? यह कहां से बिलोंग करती हैं यह आपको बताना है। कहाँ की रहने वाली है प्रियंका मोहिते? बताइए जल्दी से, प्रियंका मोहिते कहाँ की रहने वाली है ना? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नहीं है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। अगर बातों पर ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन तो गलत ही होगा। मैम क्लास में पढ़ाती रह जाएंगी और आप बातों पे रह जाओगे। आपको लगेगा आपने क्लास भी की है, बट एक्चुअल में आप लोगों ने क्लास नहीं की हुई होती, क्योंकि एक समय पर फोकस जो कॉन्सेंट्रेट रहता है ना वो एक ही चीज पर हो सकता है। सभी चीजें, आप इतने मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, आप कलयुग के आइंस्टीन नहीं हो जो सभी चीजें आपके माइंड में आती चली जाएंगी। वैसे मुझे नहीं पता उनके माइंड में भी आती थी कि नहीं आती थी, मैं तो ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, बस ये ध्यान रखिएगा। प्रियंका मोहिते की बात करते हैं तो इन्हें यहाँ पर इनकी अगर बात की जाए तो भाई इनको भी हाल ही में तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से, तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एडवेंचर में दिया जाता है। इन्होंने भी हाल ही में 2021 में माउंट अन्नपूर्णा चोटी की चढ़ाई की है, जो कि वर्ल्ड में 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और यह 8091 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है, किसकी? प्रियंका मोहिते की। बाकी भाई सबसे पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने किए 5 सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई यह कर चुकी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कहां से बिलोंग करती हैं यह? महाराष्ट्र के सितारा से यह बिलोंग करती हैं। सितारा नहीं, सतारा, गदर का सितारा नहीं है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
द नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 को अध्ययन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। हाल ही में 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर को रहा है ना, और उनके जन्म से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाती है नोबेल पुरस्कार की। दिया जाएगा 10 दिसंबर को, उनकी डेथ एनिवर्सरी को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो जरा भाई आप लोगों को बताना है क्या अपना आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसको दिया गया है। वैसे 2022 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए ना केमिस्ट्री में, वह 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। एक तो भाई कार्ल को, ठीक है, एक कैरोलिन को, ठीक है, 3 लोगों के नाम है, और एक है मोर्टन मेडल को दिया गया है। सो यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो निम्न में से किसका नाम है जिसको कि भाई नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, केमिस्ट्री के अंदर किसको दिया गया है। अच्छा यहाँ पे अध्ययन की बात की गई थी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, किसके अध्ययन के लिए दिया गया था। इन तीनों को क्लिक केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए दिया गया था। क्षेत्र की बात की गई थी, किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। सो क्लिक केमिस्ट्री में अध्ययन करने के लिए दिया गया था, और इस बार 3 लोगों को दिया गया था। इस बार कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया था। कैरोलिन बैटोजी जो कि है इनको दिया गया था, और कार्ल बैरी शार्पलेस जो कि है इनको दिया गया था, और कोर्टन मेडल को दिया गया था। मोर्टन मेडल है, मोर्टन, ये कैटो नहीं है, मोर्टन। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लिखा है, विमोचन किया है। बताइए, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, बताएंगे किसने विमोचन किया है। आंसर कीजिए। साथ ही साथ भाई सेशन को अभी लाइक कर दीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और हाल ही में इस पुस्तक को हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना, वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इसका विमोचन किया था मई 2022 में। बाकी प्रेजेंट टाइम में अपने उपराष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट टाइम में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ है। इनकी बात की जाए तो भाई हमारे उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह पश्चिम बंगाल के यह गवर्नर थे, राज्यपाल सॉरी, ठीक है, गवर्नर थे। अब ये बताइए कि यह कौन से नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। ये बताइए कि यह कौन से नंबर के हमारे राष्ट्रपति बने हैं। हाँ, ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं पश्चिम बंगाल के। वर्तमान समय में कौन है पश्चिम बंगाल के? वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन बन गए हैं। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से भाई, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा। जो डाउट है ना एक बार लास्ट में पूछ लीजिएगा ना, कमेंट्स बहुत जल्दी से चल रहे हैं तो मुझे ना दिखाई नहीं पड़ रही आप लोगों के ना। 14th या 16th, 14th नंबर की है, 14 ऐसे याद रख लेना। हमारे प्रधानमंत्री 14, हमारे उपराष्ट्रपति भी 14, प्रधानमंत्री 14 और उपराष्ट्रपति भी 14, थोड़ा सा लिंक करके याद रखना। 1 मीटर डैश नैनोमीटर होता है, कितना होता है? नैनोमीटर। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, या फिर 8, 10 की पावर, या फिर 10 की पावर 9, कितना होता है? कितना होता है यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, फटाफट से चलिए आंसर कीजिएगा भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, कितना होता है यह आपको बताना है। आंसर कीजिए, चलिए जल्दी से। जल्दी से बताएंगे भाई कितना अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, कितना होता है? 10 की पावर 9, बिल्कुल। इसमें पता भी आप लोग कैसे याद रखना, नैनो नाम दिया हुआ है ना, नैनो,
नैनो, जिससे कि हमें नो क्या मिल रहा है, नो मिल रहा है, नो लास्ट में नो, ये ना नो यानी कि नो ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, नो, नो से नो याद रखना, ठीक है। और क्या हो जाएगा 10 की पावर, हमेशा आप लोगों को देखो ऑप्शन में नो दिया जाएगा या फिर कह दिया जाएगा कि 10 की पावर कितनी होती है नैनो से, तो नो से नो को रिलेट करके याद रख लीजिएगा, 1 मीटर में नो पावर, नो यहाँ पे 10 की पावर 9 होता है। विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी, बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या धोलावीरा, आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा तारक। बस कुछ ही क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब बस जब अभी तक आप लोग क्लास में रहे हैं तो बस 2 मिनट और, चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, नैन। काश जितने जल्दी आप लोगों को नैनो से सॉन्ग याद आता है, इतनी ही अगर आप लोगों को 15वें राष्ट्रपति हैं जी बिल्कुल, इतना ही अगर आप लोगों को बाकी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड याद आए तो क्या ही कहने, है ना। बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी बताया है, और जो कि मोहनजोदड़ो है इसका जो कि एरिया है वह भारत से बाहर का रहा है। क्लास में कितने बजे तक है क्लास, पहले बताइए, यहाँ पे है किसी का, पूछ रहे टीचर क्लास है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर मोहनजोदड़ो रहेगा, और एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके करेंगे। अभी स्टूडियो में दूसरी क्लास है तो इसलिए अपनी क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं बस छोड़ो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 69 से 70 पर लास्ट में छोड़ेंगे। चलिए फटाफट से, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। अरबिंदो घोष, वैसे अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। बाकी एक क्वेश्चन लास्ट में आज आप लोग को दे रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों को मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है ना। क्वेश्चंस तो देखो भाई और भी हम लोग लेकर के आए थे, लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चंस अपने रह गए हैं इनको अब हम डिस्कस करेंगे कल, तो डिस्कस करेंगे कल, हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को। फिलहाल आप लोग मुझे 17 नंबर के क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर करेंगे। अगर आपको इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो मुझे लिख दीजिएगा आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके, मैं कल स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताऊंगी और इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझा दूंगी। बाकी किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका डेली क्लास में बने रहना, या फिर आप कुछ भी सीखते हैं, कुछ सीखते भी हैं तो निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, एक वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो एक मैंने कल एक कोट पढ़ा था कि शिक्षा चाहे आपने किसी भी क्षेत्र में क्यों ना ग्रहण की हो, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो वो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब शिक्षा ग्रहण करना होता है, अपने आप को धोखा देना नहीं होता। अगर आप क्लास में पूरे फोकस के साथ में बैठते हो तो क्लास में आया करो, नहीं तो अपने आप को धोखा मत दिया करो। उस टाइम पे आपका मन नहीं है, ठीक है, आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सॉन्ग सुनिए, कार्टून है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस मिल जाएंगी, कपिल शर्मा शो की, बहुत सारी चीजें हैं। धोखा मत दो अपने आप को कि मैंने पढ़ाई की थी, फिर आप कहते हो कि हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई की थी, क्या रिजल्ट हमारे सामने आया, तो ना आप अपने आप को धोखा देते हो, आप खुद की नजरों में गिर जाते हो। तो भाई 4 घंटे पढ़ाई की है ना, हाँ 4 घंटे की है, 6 घंटे मूवी वगैरह जो भी है वो सब चीजें देखी है, तो धोखा मत दो, अपनी नजरों में मत गिरो। बाकी दुनिया की नजरों में तभी स्टैंड कर पाओगे जब अपनी नजरों में खड़े रहो। तो कभी भी ना दूसरों के लिए चलिए छोड़िए, सबसे पहले ना अपने लिए ऑनेस्ट बनिए। क्लियर, चलिए बाकी भाई डेली अपनी क्लास 10 बजे चल रही है, डेली 10 बजे क्लास में आइए, मुझे होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही आप लोग वर्दी कोड का यूज करके अभी भी मिशन वर्दी बैच पर डिस्काउंट पा सकते हैं। मिशन वर्दी बैच चल रहा है, अभी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जो आप लोगों को करंट अफेयर दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, पीडीएफ दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दी जा रही है। आप लोग अभी भी वर्दी कोड का यूज करके
डिस्काउंट पा सकते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं 1 नवंबर से प्रॉपर शेड्यूल में। ऐसा नहीं है फाउंडेशन क्लासेस में सिलेबस कवर नहीं कराया जा रहा, भाई सिलेबस कवर कराया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि ये तो मजे में मतलब मजाक में चल रही है, वो मजाक वाला कोई केस नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने पैसे दिए हैं और हम भी सीरियस है भाई, हमने पैसे लिए हैं स्टूडेंट से, तो हमें अपनी साइड से पूरा 100% से भी ज्यादा देना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को गेन कर पाते कि नहीं कर पाते। तो वर्दी कोड का यूज करके आप लोग अभी भी डिस्काउंट पा सकते हैं। बाकी चलिए कल मिलेंगे 10 बजे सेम टाइम और सेम जगह पर। अपना ख्याल रखना, मौसम बदल रहा है, सेहत का ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी। बाकी डेली पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।